हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यानी चैप्टर 8 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। इस ट्यूटोरियल में एक ही क्लास में हम लोग AOI यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के सभी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। इसमें बाबू सबसे पहले आप ये समझ लें, ऐसे तो ऑलरेडी आपको हम इसको बता चुके हैं जब डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किए थे उसी क्लास में, लेकिन एक बार फिर से आपको रिपीट करवा दें कि a से b इंटीग्रेशन a से b fx dx दिया हो तो इसका मतलब होता है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व y equal to fx and lines x equal to a, x equal to b और जिसके रेस्पेक्ट में हो वो एक्सिस यानी कि एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यह क्या बताता है? तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल को बताता है जो x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और ये कर्व और x एक्सिस के द्वारा घिरा हुआ हो, है ना। तो इसका अर्थ है कि हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं तो केवल और केवल किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एरिया अंडर ए सिंपल कर्व, आपसे कहा जाएगा कि वह एरिया ज्ञात कीजिए जो एक सिंपल कर्व के बीच में घिरा हुआ हो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which is bounded by the curve y equal to fx, उसके बाद लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। यानी आपसे कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस कर्व के द्वारा और लाइन्स x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी और x एक्सिस के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है? तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, y y डैश और ये हो गया आपका x x डैश ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू ए, ऐसा मान लीजिए कि x इक्वल टू ए है, यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी x इक्वल टू ए है और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी x इक्वल टू बी है। तो ये हो गया आपका लाइन x इक्वल टू ए और ये हो गया लाइन x इक्वल टू बी। और यहाँ पे आपका इस तरह से कोई कर्व जा रहा है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो आपको जो है ये y इक्वल टू एफ एक्स के द्वारा घिरा हुआ है इस क्षेत्र का, इस लाइन के द्वारा x इक्वल टू ए वाला, फिर x इक्वल टू बी वाला और x एक्सिस वाला, मतलब जो चारों तरफ से जो बाउंडेड रीजन घिरा हुआ है यही एरिया आपको फाइंड करना है, यही एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसलिए मान लेते हैं कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, तो एरिया हम लोग यहाँ मान लिए कि a हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? तो इसी के लिए हम लोग यहाँ नोट करेंगे एरिया इक्वल टू
इंटीग्रेशन, जो ओरिजिन से कम दूरी है इसको हम लोग लोअर लिमिट लेते हैं, और जो ओरिजिन से अधिक दूरी है इसको हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। और जो यहाँ कर्व दिया हुआ है यानी कि y और x का लिमिट है, चूँकि x बराबर a है, x बराबर b है, x बराबर a है, x बराबर b है, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। इसलिए a इक्वल टू हो जाता है आपका a से b और y का मान x के रूप में, यानी फंक्शन ऑफ x dx। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और इसका जो वैल्यू मिलता है वही हम लोगों को इस टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल को बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके x के रेस्पेक्ट में। इसी क्वेश्चन को आपको उलट करके ऐसे भी दिया जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which is bounded by the curves x equal to fy और लाइन्स y इक्वल टू a, y इक्वल टू b एंड y एक्सिस। यानी उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस कर्व x इक्वल टू fy, लाइन y इक्वल टू a, y इक्वल टू b और y एक्सिस के द्वारा घिरा हुआ है। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक फिगर स्केच करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यही हो गया आपका फिगर y डैश, है ना, और यहाँ पे हो गया आपका x डैश ओरिजिन। अब इसको मान लीजिए कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी a है, तो इसका नाम हो गया y इक्वल टू ए, और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी आपका हो गया b, तो इसलिए इसका नाम हो गया y इक्वल टू बी। और यहाँ पे आपका कोई कर्व है ना, इस कर्व का नाम हो गया x इक्वल टू fy। तो इस कर्व के द्वारा उसके बाद y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी और y एक्सिस, इस सब के द्वारा जो यहाँ एरिया घिरा हुआ है, इस एरिया का आपको फाइंड करना है कि यह एरिया कितना है। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये एरिया क्या है, तो a है। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू, और जो ओरिजिन से कम दूरी है ये लोअर लिमिट, और जो ओरिजिन से अधिक दूरी है ये अपर लिमिट। उसके बाद ये y का मान है a और y का मान है b, तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ x का मान रखाएगा, यानी कि a इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, या x का मान फाइनल y के रूप में लिखाएगा, इसी को fy बोलेंगे या dy। फिर इसके बाद अब आप तो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो जैसे फंक्शन रहेगा वैसे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एरिया अंडर ए सिंपल कर्व में आपको दो ही प्रकार का मिलेगा, या तो x के रेस्पेक्ट में रहेगा या आपको y के रेस्पेक्ट में रहेगा। फिर इसके बाद आपका आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पे देगा आपको एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी कि दो कर्व्स के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। इसके लिए आपको क्वेश्चन देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which is bounded by the curves y equal to function of x, y इक्वल टू फिर यहाँ फंक्शन ऑफ x, यानी y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू जी एक्स, एंड लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो इसके लिए हम लोग फिगर ऐसे बनाएंगे, ये हो गया आपका y एक्सिस, y डैश, ये हो गया आपका x एक्सिस यानी x डैश, और यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया, है ना। अब जो है मान लीजिए कि यहाँ पे एक कर्व है, इस तरह से आपका कर्व जा रहा है ना,
और यहाँ पे एक कर्व है, वो इस तरह से एक कर्व जा रहा है। तो ये वाला कर्व हो गया आपका y इक्वल टू एफ एक्स और ये वाला कर्व हो गया y इक्वल टू जी एक्स। यहाँ पे ले लीजिए कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी x इक्वल टू ए है और इसमें ले लीजिए कि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी x इक्वल टू बी है। अब इस कर्व के द्वारा, इस कर्व के द्वारा, इस लाइन के द्वारा जो भी एरिया बाउंडेड है, घिरा हुआ है, इसी एरिया का मान हम लोगों को फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एरिया इक्वल टू, तो देखिए जो ओरिजिन से कम दूरी है लोअर लिमिट और जो ओरिजिन से अधिक दूरी है अपर लिमिट, और यहाँ पे ऊपर वाला जो है एफ वाई एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकालेंगे तो एक्स एक्सिस तक का निकल गया यहाँ तक, जो कि इतना वाला एरिया हम लोग का जो है खाली है, ये ज़्यादा हो गया। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, फिर ओरिजिन से कम दूरी लोअर लिमिट, अधिक दूरी अपर लिमिट, यानी इंटीग्रेशन ए से बी, और इसका जो है कर्व का इक्वेशन ही हो गया आपका जी एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का फाइनल रिजल्ट लिखें ए इक्वल टू, तो ए से बी, और ये दोनों में से हम लोग इंटीग्रेशन ए से बी कॉमन कर दें तो यहाँ एफ एक्स माइनस जी एक्स आई इंटू हो जाएगा डी एक्स। तो यही हम लोगों का फार्मूला हो जाता है। यानी याद रखेंगे कि जब दो ठो कर्व दिया हो और दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो हमेशा ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटाते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं। जो फिगर में यहाँ से है तो ऊपर वाला कर्व में से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटा लेंगे। जैसे ओरिजिन से कम दूरी लोअर लिमिट, ओरिजिन से अधिक दूरी अपर लिमिट, और इसमें जो ऊपर वाला कर्व है उसमें से नीचे वाला कर्व के इक्वेशन को घटाएंगे, है ना, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो वैल्यू मिलेगा वहीं हम लोगों का एरिया हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को पलट कर आपको दिया जा सकता है ना, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन which is bounded by the curves x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, कोमा फिर x इक्वल टू यहाँ पे जी वाई और लाइन्स y इक्वल टू ए, y इक्वल टू बी। यानी कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस कर्व x इक्वल टू एफ वाई, ये कर्व x इक्वल टू जी वाई और लाइन x y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी के द्वारा बाउंडेड है, यानी घिरा हुआ है। तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, तो एक फिगर को स्केच करेंगे। यानी मान लीजिए कि ए हो गया आपका यहाँ पे y डैश, है ना, और यहाँ पे हो गया x डैश और ये ओरिजिन हो गया। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि ये हो गया आपका y इक्वल टू ए और यहाँ पे हो गया आपका y इक्वल टू बी। यहाँ से इस तरह से कोई कर्व जा रहा है जिसका नाम है x इक्वल टू एफ वाई, और यहाँ से इस तरह से कोई कर्व जा रहा है जिसका नाम है आपका फिर x इक्वल टू जी वाई, ठीक है। अभी दोनों कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, यही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है, ये दोनों कर्व के बीच और ये दोनों लाइंस के बीच। तो मान लीजिए कि एरिया ए है, तो यहाँ नोट करेंगे एरिया इक्वल टू, तो ओरिजिन से जो कम दूरी है वो लोअर लिमिट और ओरिजिन से जो अधिक दूरी है वो हो गया आपका अपर लिमिट, ठीक है। इसमें भी अब इस कर्व का इक्वेशन लेंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ वाई लेंगे डी वाई। तो यहाँ से निकाले तो पूरा आपको वाई एक्सिस से लेकर के इस कर्व तक का एरिया निकल गया, जो कि इतना खाली वाला स्पेस ज़्यादा है, इसलिए इसमें घटा लेंगे। फिर ओरिजिन से कम दूरी लोअर लिमिट और ओरिजिन से अधिक दूरी अपर लिमिट, इसको यानी कि जी वाई और डी वाई को। तो इसलिए ये दोनों में से हम लोग कॉमन कर देंगे इंटीग्रेशन ए से बी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ वाई, अब फंक्शन ऑफ यहाँ भी हो गया जी वाई और डी वाई। यानी कि इस स्थिति में भी हम लोगों का फॉर्मूला यही मिला
कि जो ऊपर वाला कर्व है उसमें से नीचे वाला कर्व को इक्वेशन को घटा करके इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यही इसका थ्योरी है। लेकिन साथ में आपको जो है फर्स्ट ईयर में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं, पाराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, इलिप्स, इसकी जानकारी आपको होना एकदम आवश्यक है। अगर वो जानकारी नहीं है तो फिर आप फिगर खींचने में असमर्थ हो जाएंगे और आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए अब हम आपको बता रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हैं, पाराबोला, हाइपरबोला, सर्किल, इलिप्स, उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, उतना ही बताएंगे जितना कि आपको सेकेंड ईयर में यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने में आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं सर्किल के बारे में। ठीक है, सर्किल यानी वृत्त। तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पे कोई सर्किल, इस सर्किल का सेंटर हो गया आपका अल्फा बीटा पर, इसके रेडियस की लंबाई हो गया आर। ठीक है, और यह किसी भी क्वाड्रेंट में स्थित हो सकता है, जैसे आपका एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है और ओरिजिन है। ठीक है, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में स्थित रहेगा। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो कहेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फ़ा बीटा पर है और रेडियस की लंबाई आर है। जिसका सेंटर कहाँ है, तो जिसका सेंटर अल्फ़ा बीटा पर है और रेडियस की लंबाई आर है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका ये पहला रूप हो गया और इसका दूसरा रूप होता है कि यदि यह सर्किल जो है, इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर हो जाए, तो ओरिजिन पर हो जाए तो अल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा 0 0 और रेडियस का मान जो है आपका आर ही रहेगा। तब इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर उस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस की लंबाई आर है। तो यही दोनों बात आपको याद रखना है सर्किल के लिए, बस सर्किल के लिए आपका काम फाइनल। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग चलेंगे पाराबोला में। हम लोग किस में चलेंगे, तो पाराबोला में चलेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पाराबोला कैसे होता है। तो पाराबोला हम लोग किसे कहते हैं, पहले इसको आपको समझा दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाराबोला, इसको हिंदी में परवलय कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि ये हो गया आपका यहाँ पे कोई लाइन और यहाँ पे एक इस तरह से आपका बिंदुओं का पथ है ना, यानी कि लोकस है। यह लोकस इस प्रकार है कि इस लोकस के किसी साइड में यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए कि F। तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट से, जैसे यहाँ पॉइंट A है तो A से B तक का दूरी होगा और B से F तक का दूरी होगा, है ना, वो दूरी बराबर होगा, यानी कि AB इक्वल टू होगा BF। या यहाँ पे ले लें C और D, तो जितना दूरी आपका C से D तक होगा उतना ही दूरी आपका D से F तक होता है। अगर यहाँ पे कोई हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ा करके कोई अगर यहाँ पॉइंट ले लें, है ना, एक्स वाई, तो जितना दूरी आपका x से y तक होगा उतना ही दूरी आपका y से f तक होगा। अगर यहाँ पे कोई हम लोग दूरी ले लें, जैसे मान लीजिए कि z और w, तो जितना दूरी z से w तक होगा उतना ही दूरी w से f तक होगा। तो इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं पाराबोला, है ना, इसको पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाराबोला। और जो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ठीक है, और जो यहाँ लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिस। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिस बोलते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक नॉलेज, जो परवलय क्या है ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपको यहाँ देखना है कि यह पाराबोला जो है
ऐसे हो सकता है। 4 केस में आपको इसमें बताएंगे हम। जैसे ये हो गया आपका x x डैश, इसमें भी हो गया x x डैश, y y डैश ओरिजिन, y y डैश ओरिजिन। ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस। ठीक है, पहले फर्स्ट सेकेंड समझ लीजिए, इसके बाद फिर थर्ड फोर्थ में चलेंगे। तो ये पाराबोला हो सकता है कि इस तरह से रहे, या हो सकता है कि अब पाराबोला इस तरह से रहे, है ना। तो जब यह पाराबोला x अक्ष के अनुदिश हो, यानी कि अलोंग x एक्सिस हो, तो इसका इक्वेशन हो जाता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक है, तो जब प्लस में रहेगा तो समझ लीजिए कि इसका फिगर प्लस में बनेगा, प्लस दिशा और बनेगा। माइनस में रहेगा तो इसका फिगर माइनस की डायरेक्शन और बनेगा। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद ध्यान से समझ लीजिए, जब देखिए वाई एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो वाई स्क्वायर है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है तो समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस के अनुदिश है। क्वेश्चन में आपका रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो आप समझ लेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो इसी टाइप का फिगर बनाएंगे। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -3x है तो आपको फिगर ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब देखेंगे इसका बाकी 2 केस, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। तो बाकी 2 केस हो गया इसका, जैसे ये आपका x x डैश और y y डैश ओरिजिन। फिर इसमें भी हो गया आपका x x डैश, यहाँ पे हो गया आपका y और y डैश ओरिजिन। तो या तो यह y एक्सिस के अनुदिश रहेगा तो ऊपर साइड में रहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन और, या माइनस में रहेगा नेगेटिव डायरेक्शन और। तो इस तरह से रहेगा तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ऐसे रहेगा नीचे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों में तुलना कर लीजिए। जब x के अनुदिश रहेगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। प्लस में है तो प्लस और, माइनस साइड में है तो माइनस और, है ना। मैंने x अक्ष पर रहेगा तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और वाई एक्सिस पर रहेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, प्लस में है तो प्लस, है माइनस दिशा और है तो माइनस। तो यही आपको पाराबोला में याद रखना है 4 केस। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है अब इलिप्स। तो आइए पहले हम लोग समझ लें कि इलिप्स क्या है ना। इसको हिंदी में बोला जाता है दीर्घवृत्त। इलिप्स को क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त। इसका आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें 2 ठो फिक्स पॉइंट होता है, F1 और F2, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलिप्स क्या है। तो किसी प्लेन में स्थित उन सभी पॉइंट के सेट को इलिप्स कहा जाता है जो उसी प्लेन में स्थित 2 बिंदु से उनकी दूरियां, है ना। तो दूरियों का योग एक कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ कोई आप पॉइंट ले लीजिएगा A, तो A से F1 तक का दूरी आप प्लस A से F2 तक का जो दूरी होगा वही होगा। A से F1 तक का दूरी या A से F2 तक का दूरी, आप यहाँ पे कोई B लीजिएगा तो B से F1 आप प्लस B से F2, B से F1 प्लस B से F2। या कहीं आप यहाँ पे C ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा C से F1 या C से F2, C F1 प्लस C F2। तो इसी को हम लोग इलिप्स बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है, तो अगर आपका जो है मान लीजिए कि ये इलिप्स हो गया, तो इसमें जो 2 ठो पॉइंट है आपका फिक्स पॉइंट F1 और F2, तो ये दोनों पॉइंट को F1 को, है ना, एंड F2 को हम लोग इसको फोकी बोलते हैं, फोकी ऑफ द इलिप्स, है ना। फोकस से फोकी बना है, एक ठो रहेगा तो फोकस अधिक है तो इसका प्लुरल होता है फोकी। उसके बाद जब हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, एक लाइन सेगमेंट खींच देते हैं जो F1 और F2 से पास करता है, और उसका एंड पॉइंट जो है, उसका एंड पॉइंट इलिप्स पर होता है AA डैश, तो इस AA डैश को मेजर एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजर एक्सिस।
और F1 और F2 के जो बिल्कुल बीचों बीच में होगा पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं, वो को बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है। और इस सेंटर से पास करने वाला वो है लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पर होता है, यानी कि इस बी डैश को माइनर एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर एक्सिस। ठीक है। और ये आपका सेंटर से लेकर के यहाँ वर्टेक्स तक की दूरी, इस ए को और इस ए डैश को वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स, शीर्ष। तो यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है, इसको स्मॉल ए से, इस दूरी को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है, इस दूरी को स्मॉल बी से डिनोट किया जाता है। और F1 से लेकर के ये जो सेंटर है, इसकी दूरी को C से डिनोट किया जाता है। ठीक है। यानी इसमें एक रिलेशन होता है आपका कि A² इक्वल टू B² प्लस C², यही इसका रिलेशन होता है। और आपसे पूछा जाए कि इसमें A डैश की दूरी बताइए, तो A डैश का दूरी हो जाता है 2A, या B डैश की दूरी बताइए तो ये दूरी हो जाता है 2B। ठीक है, 2B हो जाता है। C F1 F2 के बीच की दूरी तो ये 2C हो जाता है। F1 से F2 तक के बीच का दूरी क्या हो जाता है? तो 2C हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे एक्सिस पर लेकर के इसको। तो इसमें भी आपको दो केस में, यानी कि दो रूप में इसको समझना है। एक इस तरह से, जैसे ये हो गया आपका x डैश, y डैश और ओरिजिन। ठीक है। तो x डैश, y डैश, ओरिजिन हो गया। अब इसके बाद तो अगर जो है फिगर आपका इस तरह से रहेगा तो इसका इक्वेशन होता है, यानी कि इसका F1 F2 आपका यहाँ पे हो गया, तो इसका इक्वेशन होता है x² बाई A² अब प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1। x² बाई A² अब प्लस y² बाई B² इक्वल टू 1, जहाँ A ग्रेटर देन होगा, B लेस देन होगा, यानी कि A बड़ा होगा और B छोटा होगा। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या है? तो ये ऐसे भी हो सकता है कि हो इस तरह से, x डैश और y डैश, ओरिजिन यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे हो गया F2। ठीक है। तो इसका इक्वेशन होता है आपका x² बाई B² अब प्लस y² बाई A² इक्वल टू 1। यहाँ पर भी A ग्रेटर देन B है, यानी कि जब A के बटा में बड़ा रहेगा, B के बटा में छोटा रहेगा, तो A के बटा में बड़ा रहेगा तो समझ जाएंगे फिगर x एक्सिस के अनुदिश बनेगा। और B के बटा में, यानी y के बटा में अगर आपको बड़ा रहेगा, है ना, तो समझ जाएंगे कि ये फिगर y एक्सिस पर बनेगा। x के बटा में बड़ा है, A है, तो x एक्सिस पर, अब y के बटा में अगर ये है यानी बड़ा वाला है, तो y एक्सिस पर इसका फिगर बनेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम क्वेश्चन ऐसे दें कि x² बाई 16 प्लस y² बाई 9 इक्वल टू 1, तो बताइए कि इसका जो है फिगर कौन सा होगा। तो इस फिगर को बताइएगा कि सेकंड वाला फिगर को। तो यहाँ x के नीचे बड़ा है, यानी कि इसका फिगर आपका A वाला हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यानी कि जो x एक्सिस पर है सो इसका हो जाएगा, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा आपका, चूँकि इसको फॉर्मेट में कीजिएगा तो x² बाई 4 का स्क्वायर प्लस y² बाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये दूरी हो गया आपका 4, ये वाला दूरी हो गया 3, है ना। अगर आपको इसमें ऐसे दिया जाए कि x² बाई 4 प्लस y² बाई 25 इक्वल टू 1, तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, क्योंकि y के नीचे बड़ा है तो इसलिए ये वाला हो जाएगा, y एक्सिस के अनुदिश बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है हाइपरबोला। ठीक है। तो आइए अब हम लोग हाइपरबोला के बारे में समझते हैं। तो ये हो गया आपका हाइपरबोला, इसको हिंदी में बोलते हैं अति परवलय। ठीक है। तो इसमें जो है एक इस तरह से रहेगा और एक इस तरह से रहेगा, दोनों का साइज एक ही जैसा रहेगा। और
अगर एक्स एक्सिस के अनुदिश है, ये आपका वाई वाई डैश हो गया, ओरिजिन एक्स एक्स डैश हो गया, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसी को हाइपरबोला बोलते हैं, दोनों साइड में रहेगा सेम। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसके बाद ये आपको वाई एक्सिस के अनुदिश भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अनुदिश भी ऐसे भी हो सकता है, वाई वाई डैश ओरिजिन एक्स एक्स डैश। तो इसका इक्वेशन हो जाता है आपका वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि किस एक्सिस पर इसका फिगर बनेगा? तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो जब एक्स प्लस में है तो ये फिगर एक्स एक्सिस के अनुदिश बनेगा। अगर यहाँ पे वाई अगर प्लस में है तो ये फिगर आपको वाई एक्सिस के अनुदिश बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है दो ठो और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन एक्स का ग्राफ बताइए, किसका ग्राफ बताइए? साइन एक्स का। तो इस तरह से हम लोग खींच देते हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, और यहाँ हो गया ओरिजिन, और यहाँ पे हो गया आपका 1 है, यहाँ हो गया -1। तो आप तो जानते हैं कि इसका मान जो है -1 और +1 के बीच होता है ना। तो ये जो है यहाँ 0 से शुरू होता है, फिगर ऐसे 0 से शुरू होगा और इस तरह से ये चलता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ है तो बस 0 से शुरू होगा, चलेगा, यहाँ ऊपर बढ़ेगा तो 1 के बराबर तक और नीचे बढ़ेगा तो -1, ऊपर बढ़ेगा तो 1 के बराबर तक, नीचे बढ़ेगा -1 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि cos x का ग्राफ बताइए, है ना, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू cos x है, तो इसके लिए भी हम लोग ग्राफ सेम बनाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे cos x का ग्राफ, है ना, यहाँ पे देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, cos x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ ऐसे खींच देंगे और ये भी ऐसे खींच देंगे। ये हो गया आपका 1, जितना दूर ऊपर है 1 उतना ही दूर नीचे है -1। ये आपका x डैश y ओरिजिन y डैश और ये हो गया x। तो cos 0 क्या होता है? 1, यानी कि यह 1 से शुरू होगा और इस तरह से बढ़ेगा, यानी कि 1 से शुरू होकर के बढ़ना शुरू होगा और यहाँ 1 से बढ़ते बढ़ते फिर -1 के बराबर तक जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आपको 1 के बराबर, फिर घटते घटते -1 के बराबर, फिर यहाँ से आएगा तो बढ़ते बढ़ते फिर 1 के बराबर, तो इस तरह से बढ़ेगा। यानी आपको याद रखना है कि जब cos x का आपसे पूछा जाए कि y इक्वल टू cos x का ग्राफ खींचिए, तो cos x का ग्राफ हम लोग खींचेंगे इस तरह से, 1 से शुरू करेंगे, और साइन एक्स का ग्राफ खींचना होगा तो 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। इस वीडियो को हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा, जिससे पूर्ण रूप से आप इसको समझ पाएं। और कुछ ही सेकंड में आपके स्क्रीन पर राइट साइड में एक वीडियो आएगा जिसमें AOI यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के यानी चैप्टर 8 के NCERT बुक का 8.1 का उसमें सॉल्यूशन बताया हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आप जो थ्योरी पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाए, यूज कैसे किया जाए, वो आप अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में